लेक्चर के साथ। जो आज हमें पढ़ना है दैट इज लॉ रिलेटिंग टू टॉट। अब लॉ रिलेटिंग टू टॉट क्या कहता है देखते हैं। पहले ये समझने से पहले टॉट का मतलब समझ लें। टॉट का मतलब रॉन्ग। कैसा रॉन्ग? चलो जी करते हैं। तो टॉट जो है ना, पहले जो टॉट की हिस्ट्री देख लो, टॉट कहाँ से आया है। टॉट डिराइव हुआ है हमारे एक लेटिन वर्ड से। कौन से लेटिन वर्ड से? टोटम। टोटम का मतलब होता है रॉन्ग, ट्विस्टेड। ठीक है, टोटम का वैसे मतलब होता है सिविल रॉन्ग। ठीक है, अब ये जो टोट है ना, टोटम वर्ड, इसको टोट में कन्वर्ट किया। टोट के दो मीनिंग है, एक तो है फ्रेंच वर्ड के अंदर और एक है आपका इंग्लिश के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंच इक्विवेलेंट इंग्लिश वर्ड है टोट, इनका मतलब होता है रोम। और जिसको मैंने इसको डिटेल में जब इसको चेक किया तो हमें पता चला कि रोम भी कैसा है, दिस इज अ सिविल रोम। अब सिविल रोम का मतलब क्या होता है? सिविल रोम वो रोम होता है जो कि क्रिमिनल रोम नहीं है। अब सिविल रोम भी कैसा है, इसके लिए एक डेफिनेशन है। सेक्शन 2M के अंदर आ जाओ, 2M ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963। ये क्या कहता है? टोट मीन्स अ सिविल रोम विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। एक तो ये सिविल रोम है, यानी कि इसमें क्या चीज़ नहीं आएंगी? क्रिमिनल नहीं आएंगी। कोई भी क्रिमिनल रोम नहीं आ सकता। मर्डर कर दिया क्या वो टोट में डेफिनेशन में कवर होगा? नहीं, मर्डर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मर्डर एक सिविल रोम नहीं है। सिविल मतलब जहाँ पर आपके फाइनेंशियल मैटर्स हो या फिर ऐसे मैटर्स हो जिसको क्रिमिनल के अंदर हम लोग कवर नहीं कर सकते। एग्जैक्टली क्रिमिनल में क्या कवर होता है उसके लिए तुम्हारे पास एग्जीक्यूटिव है, वहाँ पर तुम्हारे पास आएगा इंडियन पिनल कोड और CRPC कि उसके अंदर क्या कवर होगा और क्या नहीं होगा। उसके बाद क्या बोलता है? सिविल रोम है जो कि क्या नहीं है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होगा? आपने ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा, आपको पता है कि यहाँ पर अगर ये गलती करेंगे तो मेरे क्या डैमेजेस हैं, यानी कि यहाँ पर फिक्स्ड डैमेजेस वाला कोई केस नहीं होगा। पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच हुआ है तो वो कहाँ कवर होगा? वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर होगा। तो यहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला भी नहीं आएगा। ये बोलता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जहाँ पर कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी ट्रांजेक्शन आपके ट्रस्ट के ऊपर डिपेंडेंट थी, आपने एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट किया, ट्रस्ट बनाया, बेनिफिशियरी बनाया एक दूसरे को, तो वहाँ पर भी अगर कोई ब्रीच हुआ है तो वो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके लिए भी आप या तो कॉन्ट्रैक्ट में जाओ, पार्टनरशिप में जाओ, ट्रस्ट एक्ट में जाओ, सोसाइटीज़ एक्ट में जाओ, जिस भी एक्ट के अंदर आपने ट्रस्ट बनाई है वहाँ पर जाओ। ठीक है, तो दोनों चीज़ें कवर नहीं होंगी। तो यानी कि मैं बोल दूँ टोट इज़ अ सिविल रॉन्ग विच डज नॉट इंक्लूड, क्या क्या नहीं इंक्लूड करेगा ये? क्रिमिनल रॉन्ग, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। लिख सकते हो, ये पेपर में आ सकता है कि टोट डजंट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करता? सिलेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये तीन चीज़ें हैं जो इसमें से इग्नोर होती हैं। कौन कौन सी इग्नोर होती हैं? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड क्रिमिनल केसेस। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर नहीं होती। तो अब क्या कवर हो रहा है? वो सारे सिविल रॉन्ग्स जिसके अंदर क्या हुआ हो, जिसके अंदर आपका कोई नुकसान हुआ हो। क्या नुकसान हुआ होना चाहिए? हाँ, हुआ होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। इससे पहले एक डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं सेलमन की। सेलमन क्या बोलता है? इट इज़ अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेड डैमेजेस। इसने एक वर्ड और बोला है यहाँ पे कि ये कॉमन लॉ है किस चीज़ के लिए? उन सारे कामों के लिए जहाँ पर आपको डैमेजेस कैसे मिलने वाले हैं? अनलिक्विडेटेड। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब डैमेजेस विच आर नॉट फिक्स्ड, जो फिक्स्ड नहीं है। जो नॉट फिक्स्ड है उनको बोलते हैं हम अनलिक्विडेटेड, यानी कि जो फिक्स्ड है उनको क्या बोलेंगे? लिक्विडेटेड। लिक्विडेटेड डैमेजेस कहाँ से मिल सकते हैं? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से मिल सकता है। यस मैम, बिल्कुल, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से हमें जो डैमेजेस मिलेंगे वो हमारे लिक्विडेटेड हो सकते हैं। ठीक है जी, और क्या बोलता है आगे? एंड विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिव द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अंडर, ये सेम है बिल्कुल सारी वही डेफिनेशन। ठीक है जी, इसके बाद आपको यहाँ पर जो जैसे पेपर में आएगा, आपको यहाँ पर आपके तो MCQ आने वाले हैं, तो डेफिनेशन आपको तीनों की पढ़नी पड़ेगी। अगर आपके सब्जेक्टिव पेपर आते तो आप एक सेक्शन 2M वाली पढ़ सकते थे और आप सेलमेंट वाली पढ़ सकते थे, उन दो को इग्नोर कर सकते थे। बट क्योंकि MCQ है तो पूरा पढ़ना है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है आपके पास? एक आप एक काम कर सकते हो, नीचे बुक्स आई हुई हैं, आप बुक्स भी लेकर आ सकते हो। सर से लेते हाँ, नीचे आई हुई हैं बुक्स। ठीक है जी,
नेक्स्ट क्या बोलता है फ्रेजर। फ्रेजर ने बोला कि इट्स इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द राइट। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट के ऊपर लिख लो इंजरी। व्हाट इज इंजरी? इंजरी इज द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट। अगर आपके राइट को हार्म किया गया है, आपके राइट को आपसे छीना गया है, तो क्या है, आपको टोर्ट के अंदर केस करने का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। सो एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रेम ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल गिविंग द राइट ऑफ कंपनसेशन एट द सूट ऑफ द इंजर्ड पार्टी। इन रैम का मतलब होता है राइट इन रेमेडी, मतलब आपको कोई रेमेडी के लिए राइट मिलता है। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आपके राइट्स अगर छीने गए हैं तो आप उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हो और उसके खिलाफ आप एक्शन शो करवा सकते हो कोर्ट से, यानी कि उसके डैमेजेस जब आप करवाओगे कि ये मेरे घर में घुसा था, इसके ऊपर फाइन लगाओ, इसको जेल में डालो, तो वो क्यों मिला है आपको राइट? क्योंकि सामने वाले ने आपके राइट को आपसे छीना। सो एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रैम ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल, अगर किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल के राइट को आप इन्फ्रिंज करते हो तो आपके ऊपर कड़े एक्शंस लिए जा सकते हैं। इन रैम का मीनिंग क्या था मैम? राइट इन रेमेडी, मतलब आपको रेमेडी के तौर पे जो राइट मिलते हैं। गिविंग अ राइट ऑफ कंपेंसेशन, जो आपके खुद के राइट हैं वो आपको कंपेंसेशन भी निकलवाते हैं, यानी कि अगर आपके राइट की इंजरी हुई है, आपसे आपके राइट छीने गए हैं, तो आप सामने वाले पर केस फाइल कर पाओगे। ये किसने बोला? ये फ्रेजर ने बोला। ठीक है, फ्रेजर बड़ा ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था तो उसने इन्फ्रिंजमेंट पे बोला। लर्न कर सकते हो ऐसे। आगे क्या बोलता है? Winfield says tortious liability arise from the breach of duty primarily fixed by law। क्या बोलता है कि tortious liability कब अराइज होती है? वो आपकी ड्यूटी के ब्रिच से अराइज होती है। ये हमारी ड्यूटी है कि हम सब लोगों का ध्यान रखें, मतलब हमारे वजह से किसी को कोई लॉस ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत तेज गाने बजा रहे हो रात के 12 बजे, तो क्या आसपास वालों की नींद डिस्टर्ब हो रही है? उन लोगों को हार्म पहुँचा रहे हो, तो क्या ये आपकी ड्यूटी है कि आप सामने वाले को हार्म ना पहुँचाओ? बिल्कुल है। तो ये क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी क्यों अराइज होती है? क्योंकि किसी ने अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं किया। कौन सा फ़र्ज़? जिसको लॉ ने फिक्स किया था। दिस इज़ द ड्यूटी टुवर्ड्स पर्सन जनरली एंड इट्स ब्रीच इज रेड्रेसेबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर के सामने, आपके घर के सामने कोई रोज़ आता है, रात को 11 बजे हॉर्न बजा के चला जाता है, और वो तब तक हॉर्न बजाता रहता है जब तक कि आप घर से बाहर आकर देख ना लो। ठीक है, तो तब तक वो हॉर्न बजा रहे हैं। ऐसा रोज़ होता है। क्या आप लोगों को डिस्टर्बेंस हो रही है? हो रही है। अगर आप लोग हाईवे पे जाकर सो रहे हो और वहाँ पर कोई 11 बजे हॉर्न बजा रहे हैं, तो क्या आप लोगों को डिस्टर्बेंस हो रही है? क्यों? तो मैम वो तो हाईवे है, हाईवे है, वो तो बना इस चीज़ के लिए, वहाँ पर आपका कोई भी राइट अफेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन आपके घर के सामने कोई बजा रहा है तो हो रहा है। और हाईवे पे ही घर है तो तो फिर हाईवे नहीं रोका जा सकता, तुम घर बदल सकते हाईवे पे घर हो नहीं सकता। हो। इमेजिनेशन। हाईवे के पास होता है पर इमेजिनेशन बोल रही हूँ मैं तो। मैथ्स की स्टूडेंट मैथ्स में कहाँ इमेजिनेशन? लेट नहीं करते मैम। स्पोज वाला वो तो फिर भी रियलिस्टिक फिगर होती है। तुम्हें पता है, तुम लॉ पढ़ रहे हो, लॉ में सब कुछ इमेजिनेशन के साथ चलते हैं। वो देखते नहीं होंगे तुम, CID, KD पाठक, ऐसे सीरियल आते हैं जो क्रिमिनल केस वाले, वो इमेजिनेशन से स्टार्ट होते हैं, सपोजिशन से। ऐसा हुआ होगा, फिर उस होगा को लेकर वो पूरा केस देखते हैं, और अगर वो होगा फिट बैठता है उस सिचुएशन में तो केस वैसे ही बना देते हैं बैठ भी उसको। जाते हैं। तो सपोजिशन से स्टार्ट होता है। हमारा सपोजिशन बड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अगर तुम एक अच्छे CS बनना चाहते हो या एक अच्छे लॉयर, लीगल फील्ड में एक्सपर्ट। थोड़ा मतलब आइडियल करती नहीं, CID में ज़्यादा नहीं देखती। मैंने ये जो अपने एग्जीक्यूटिव के लोग हैं ना, वो ज़्यादा सीरियसली पढ़े हैं। CRPC, एविडेंस एक्ट, ये सब जो है बहुत डिटेल में है हमारे। इतने डिटेल में तो LLB में नहीं आए जितने CS में है। चलो आगे करते हैं। Two important elements can be derived from these definitions, namely a tort is a species of civil injury। क्या मैं बोल सकती हूँ जो tort है सिविल इंजरी का एक पार्ट है, सिविल इंजरी से ही निकल कर आया है। Of wrong as opposed to the criminal wrong, criminal wrong नहीं है। Every civil wrong is not a tort। क्या हर एक सिविल wrong tort है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो टोर्ट है ही नहीं, वो तो अलग से काउंट किया जाएगा। ट्रस्ट भी टोर्ट नहीं है, तो ये हर एक सिविल रॉन्ग टोर्ट होगा। ये डेफिनेशन सही है या गलत है? गलत है। एज इट इज ये डेफिनेशन उठा के पूछ सकता है। एवरी सिविल रॉन्ग इज अ टोर्ट। स्टेट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि तुमसे रीजन तो मांगेगा नहीं, MCQ है। According, it is possible to distinguish tort from a crime and from a contract, a trust, a quasi-contract. The distinction between civil and criminal wrong depends on the nature of the appropriate remedy provided by the law। ये डिपेंड करता है कि सिविल एंड क्रिमिनल, क्रिमिनल के अंदर तो आपको जेल भी हो सकती है, हार्श सजा मिल सकती है, फांसी मिल सकती है। जनरली सिविल रॉन्ग के अंदर आपको जेल जो है 6 महीने से कम की होती है,
फाइन लगता है, हैवी फाइन, आपको फांसी वगैरह नहीं हो सकती। तो इनकी सजाओं के आधार पर भी इसको बाइफरकेट किया जा सकता है और नेचर ऑफ द क्राइम अटेम्प्टेड उसके आधार पर भी इनको डिफाइन किया जा सकता है कि क्या सिविल है और क्या क्रिमिनल है। किसी ने आपको चाकू मार दिया, क्रिमिनल है सिविल है? क्रिमिनल। क्रिमिनल तो है। मैम उसको फांसी हो सकती है? होती तो डिपेंड्स, नहीं है। डिपेंड्स। क्या होती है? कोई क्रिमिनल सीरियल किलर है तो, या फिर कोई ऐसा है जिसने मतलब बिल्कुल ह्यूमैनिटी के सारे लेवल क्रॉस कर दिए। डिपेंड करता है ना केस टू केस, हर केस में फांसी नहीं। हमारा किसको दे देते हैं? हमारा संविधान कहता है, वो बोलते हैं कि इसको होनी चाहिए। अभी कोर्ट में नहीं गया वो केस, अभी वो सिर्फ प्रूव हुआ है कि इसने गलती की है। कोर्ट में जाएगा तो जज का डिसीजन है कि उसको क्या सज़ा सुनानी है और क्या नहीं, ठीक है। ऐसे कहने को तो हम भी बोल देते हैं किसी भी क्रिमिनल को देख के इसको तो फांसी लगा दो, लेकिन हमारे कहने से फांसी नहीं लगती, कोर्ट के कहने से फांसी लगती है। मैं बता क्या रही थी, हमारे क्रिमिनल कोर्ट के अंदर ये बोला गया है कि जो फांसी वाली सज़ा है ना, लाइफ जो ख़त्म कर रहे हैं किसी, वो बड़ी मतलब सीरियस, संजीदा, पेचीदा सज़ा है और उसको हर जगह नहीं दी जा सकती। बहुत ही कम केसेस होते हैं जहाँ फांसी की सज़ा मिलती है। ज़्यादातर क्या मिलती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल जाएगी या रिगोरियस प्रिजनमेंट मिल जाएगी। रिगोरियस का मतलब क्या होता है, उनसे बहुत कड़े काम करवाए जाएंगे। नॉर्मल में तो क्या होता है, आपको नॉर्मल बस आपकी आज़ादी छीन ली जाती है। जो रिगोरियस बोलते हैं, जैसे आपको काली अंधेरी कोठरी में बंद करके रख दिया, आपको सनलाइट नहीं दी जाएगी, कई दिनों तक आपको खाना नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ पानी पे जिंदा रहना है, इस तरह की सज़ा बढ़ा दी जाती है। वो मिलती है उन खूंखार जानवरों जैसे जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको। फिर तो वैसे ही मर जाएगा, पानी मिलेगा नहीं, नहीं मरते? उसको मरने भी नहीं देंगे, उसको जीने भी नहीं देंगे। अच्छा, हालत ऐसे करते हैं उसकी। जान वैसे चलो, ऐसे तो फांसी देने से पहले भी उसका फिट रखा जाता है उसको। हाँ। अगर वो बीमार हो गया तो उसको हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। ये ना बोल दे मेरी अच्छा ये है कि मुझे आज़ाद किया जाए। नहीं, बस ये पूरी नहीं होती। चलो, उतनी ही पूरी होती है जितनी पूरी की जा सके। जनरल कंडीशन ऑफ लाइबिलिटी फॉर द टोर्ट। अब जनरल कंडीशंस क्या है, यहाँ से पढ़कर हमें कितना समझ में आया। कंडीशन ये है कि सबसे पहले सामने वाले ने कुछ गलत किया हो, यानी कि अपनी ड्यूटी को ब्रिच किया हो, तभी कहीं ना कहीं जाकर हम देखेंगे कि उसने टोर्ट किया है या नहीं किया, उसने कोई सिविल रॉन्ग अटेम्प्ट किया है या नहीं किया। तो फर्स्ट में देखिए, देयर इज नो फिक्स्ड कैटलॉग ऑफ द सर्कमस्टांसेस, कोई फिक्स्ड पैटर्न तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, एक और बात जो मैंने आपको बताना भूल गई आज, टोर्ट क्या है? क्या टोर्ट किसी एक्ट से डिराइव हुआ है? हाँ, मैं ये पूछने वाली थी। टोर्ट किसी एक्ट से डिराइव हुआ है? नहीं, टोर्ट किसी भी एक्ट से डिराइव नहीं हुआ। आपने यहाँ पर अभी पढ़ा होगा, तो कभी मैंने टोर्ट एक्ट का नाम नहीं किया, क्योंकि कोई टोर्ट एक्ट आज तक बना ही नहीं। टोर्ट एक्ट है ना, बचा खुचा लॉ है, मतलब रेजिडुअल लॉ हो जाता है ना, हर लॉ से कुछ ना कुछ टुकड़े बच गए जो किसी भी लॉ में कवर नहीं हुए, वहाँ से उन सब टुकड़ों को समेटा गया, एक पर्टिकुलर इसके लिए रूल्स रेगुलेशंस बना दी, जिसको बोला जाता है आपका टोर्ट। सो बेसिकली ये जो टोर्ट है ना, कभी ना कभी किसी ने केस फाइल किया होगा, वहाँ से केस लॉज आए, उसके बिहाफ पर बनाया गया भी ऐसा भी रेमेडीज़ आपको मिलनी चाहिए, ऐसी भी रेमेडीज़ आपको मिलनी चाहिए, तो उसका कॉमन नाम दे दिया टोर्ट। टोर्ट का मतलब ही ये गलत हुआ है। ये सॉल्व वगैरह भी करते हैं, सॉल्व वगैरह भी करते हैं, समझी नहीं मैं। सॉल्व भी करते हैं क्या? हाँ, केसेस सॉल्व होंगे, केस में फाइल होंगे आपके। सिर्फ यहाँ पर इसको बताने का मतलब ये है कि टोर्ट होगा क्या, टोर्ट में कवर क्या होगा। टोर्ट में वो सारे मैटर कवर हो जाएंगे जो कहीं और कवर नहीं हुए, किसी और एक्ट में कवर नहीं हुए, बस सिर्फ सिविल नेचर के होने चाहिए। क्रिमिनल नेचर के हुए तो यहाँ पर वो कवर नहीं होंगे, ठीक है जी। सो आगे क्या बोलता है, विच अलोंग एंड फॉर ऑल द टाइम मार्क द लिमिट्स ऑफ व्हाट आर टोर्ट्स। तो यहाँ पर देखा जाएगा कि लिमिट्स क्या हैं। सर्टेन सिचुएशन हैव बीन हेल्ड दैट टोर्ट विल कंटिन्यू टू बी सो इन द एब्सेंस ऑफ स्टैट्यूटरी रिपील एंड अदर्स लॉ हैवंट हेल्ड टू बी टोर्ट, यानी कि अदर लॉ में जिसने भी कंपेयर नहीं किया, अदर लॉ में जिसने इस एक्ट को कवर नहीं किया, वो यहाँ पर आ सकता है। यानी कि जिसको अपने घर से निकाला गया है, वो उठ के टोर्ट के घर में आकर बैठ सकता है। एक तरह से यही हो गया, जिसको सबने नकार दिया, हटा दिया अपने एक्ट के अंदर से, उसको टोर्ट ने एक्सेप्ट कर दिया। सो हाउएवर सर्टेन जनरल कंडीशन ऑफ टोर्टियस लायबिलिटी कैन बी लीड डाउन, बट फिर भी कुछ तो जनरल क्राइटेरिया बताना पड़ेगा, वरना क्या टोर्ट है। मुझे गुस्सा आ रहा है, उसने मुझे गुस्सा दिलाया कि ये टोर्ट है। हर चीज़ को टोर्ट डाल देंगे तो ये भी ओवरबर्डन हो जाएगा, तो इसलिए कुछ ना कुछ रेमेडीज तो यहाँ पर डालनी चाहिए कि टोर्ट क्या है। सो बोलता है कि इन जनरल टोर्ट कंसिस्ट ऑफ सम एक्ट और ओमिशन बाय द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट कौन होता है? हमारे पास दो पार्टी होती है, एक होती है प्लेंटिफ, प्लेंटिफ PLAINTIFF प्लेंटिफ, और एक होता है डिफेंडेंट। जनरली क्या होता है, प्लेंटिफ होती है दुखी आत्मा, जो दुखी रहती है सारा दिन, बिल्कुल, जो केस फाइल करता है, जो दुखी होता है वही केस फाइल करता है, तो दुखी आत्मा को हम बोलते हैं प्लेंटिफ।
और जिसके खिलाफ केस किया होता है, यानी कि जिसको सफाई देने का मौका होता है, जो अपने आप को डिफेंस करेगा, उसको बोलते हैं हम डिफेंडेंट। ठीक है जी। तो ये क्या बोलते हैं, टोट क्या है, अगर डिफेंडेंट ने कोई ऐसा काम किया जो उसे नहीं करना चाहिए था, या कोई ऐसा काम नहीं किया जो उसे करना चाहिए था, दोनों ही केसेस में, यानी कि चाहे कमीशन हो चाहे ओमिशन हो, अगर डिफेंडेंट ने किया है, डिफेंडेंट के ब्रैकेट में देखो लिखा हुआ है टोट फीजर। टोट फीजर वो बंदा होता है जिसने टोट एक्ट क्राइम कमिट किया है, वेयर बाय ही हैज़ विदाउट जस्ट कोज और एक्सक्यूज कोज सम हार्म टू द प्लेंटिव, यानी कि उसने अपने किसी भी एक्ट से नुकसान पहुंचाया है किसको, प्लेंटिव को, वो इस डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। मैं एक मैरिड वुमेन को घर से निकाल दे, वो टोट होगा? वो तो आपके उसमें आ जाएगा डोमेस्टिक केसेस के अंदर, फैमिली कोर्ट में, तो वो इसमें नहीं जाएगा टोट? उसके लिए स्पेशल लॉ है। आगे है आपका रोंगफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ द डिफेंडेंट। क्या बोलते हैं कि सबसे पहले तो एक रोंगफुल एक्ट किया होना चाहिए, किसने किया होना चाहिए, डिफेंडेंट ने किया होना चाहिए, और उस रोंगफुल एक्ट से कुछ डैमेजेस होने चाहिए, कोजिंग लीगल डैमेजेस। अब लीगल डैमेजेस का मतलब क्या है वो हम अभी चेक करेंगे। तो कुछ लीगल डैमेजेस होने चाहिए सामने वाले को, और द रोंगफुल एक्ट मस्ट बी ऑफ सच नेचर एज टू गिवन राइज टू अ लीगल रेमेडी, यानी कि पहली कंडीशन क्या है, कुछ गलत हुआ हो, दूसरी कंडीशन क्या है, कुछ लीगल डैमेज हुए हो, और तीसरी कंडीशन क्या है, कुछ ना कुछ उसके खिलाफ आपको रेमेडी मिलती है। केस फाइल करने का फायदा क्या हुआ अगर आपको कुछ बेनिफिट ना मिले, तो कुछ तो बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। सामने वाले को डांट ही लगाओ, फाइन लो, उससे उसको जेल में डालो, कुछ तो दो हमें, क्यों केस फाइल कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात करता है ये लीगल डैमेजेस की। अब लीगल डैमेजेस का मतलब क्या होता है, डैमेजेस का मतलब क्या होता है, नुकसान। नुकसान। अब नुकसान कैसा होना चाहिए आपका, मॉनेटरी होना चाहिए या कैसा होना चाहिए, इसके लिए हमारे पास यहाँ पर दो फ्रेजेस हैं। कौन कौन से दो फ्रेजेस हैं, सिने डैमनम सिने इंजूरिया और इंजूरिया सिने डैमनम। ठीक है, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना रॉन्गफुल एक्ट और लीगल डैमेजेस, ये सब वही डेफिनेशन है जो मैंने अभी तुम्हें बताई है। इसके बाद नीचे आ जाओ, डैमनम सिने इंजूरिया, डैमनम बोले तो डैमेजेस, सिने विदाउट, इंजूरिया इंजरी। तो डैमनम मीन्स डैमेजेस विदाउट इंजरी। क्या बोलता है, आपको डैमेजेस तो हुए हैं, यानी कि आपको नुकसान हुआ है, लेकिन आपको कोई इंजरी नहीं हुई। मैंने इंजरी लिखवाया था, क्या होता है इंजरी, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स का मतलब है किसी ने आपके आप राइट छीन लिए। ये बोलता है आपको नुकसान हो गया, लेकिन आपके राइट्स को कोई नुकसान नहीं हुआ था, यानी कि आपको कोई लीगल तरीके का डैमेज नहीं हुआ है इस केस में। तो डैमेजेस मीन्स हार्म, लॉस, डैमेज इन रिस्पेक्ट ऑफ, डैमेज किसी भी तरीके का हो सकता है, मनी, कंफर्ट, हेल्थ, कुछ भी तरीके का हो सकता है। इंजूरिया मीन्स इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट कन्फर्ड बाय लॉ ऑन द प्लेंटिव, किसी ने आपके अधिकार आपसे छीन लिए, तो इसके अंदर बोला जाएगा कि आप अच्छा इसके अंदर क्या होना चाहिए, डैमेजेस विदाउट इंजूरिया, आपसे किसी ने आपके राइट नहीं छीने लेकिन आपको नुकसान हुआ। चलो ठीक है, करते हैं आगे। तो इसमें बोलता है कि अगर आपको नुकसान हुआ है बिना आपकी किसी इंजरी के, तो सामने वाला लायबल नहीं है। आपको तो किसी भी चीज़ से नुकसान हो सकता है, सामने वाला सक्सेस पे जा रहा है, आपको तो उससे भी नुकसान हो सकता है। सामने वाले को फर्स्ट प्राइज मिला, ये तो आपका नुकसान है, लेकिन क्या आपके राइट को इन्फ्रिंज किया गया, नहीं किया गया। तो अगर आपके साथ कोई ज़्यादती नहीं की, कोई गलत एक्शन नहीं किया गया, उसके वजह से भी आपको डैमेजेस हो रहे हैं, तो आप अपनी गलती का भुगतान पा रहे हो। सामने वाले ने कुछ गलत नहीं किया तो उसके खिलाफ कोई केस फाइल यहाँ पर नहीं होगा। The maxim means that in given case a man may have suffered damage and yet have no action in tort because the damages is not to the interest protected by the law of tort. इसके अंदर एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको, क्या दिया था, ये केस लो है यहाँ पर ग्लूकोकेस्टर ग्रामर स्कूल। इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर स्कूल है कि इस स्कूल के एक टीचर ने किसी स्कूल के सामने एक अपना खुद का स्कूल खोल लिया था। अब उसका अपना स्कूल खोल लिया खुद का, तो क्या उसने कुछ गलत किया है, नहीं किया, क्योंकि सबके पास राइट है, वो अपना कुछ भी काम कर सकता है। भले ही एथिकली उनके प्रिंसिपल को ये लगे कि इसे नहीं करना चाहिए था, बट लीगली वो कोई एक्शन नहीं ले सकता। लेकिन क्योंकि इस स्कूल के सामने एक स्कूल खोला गया, तो पुराने वाले स्कूल को बड़ा लॉस हुआ, उसके आधे बच्चे शिफ्ट हो गए, प्लस उसे अपनी फीस कम करनी पड़ी, यानी कि उसका रिवेन्यू कम हो गया। बट इसके रिवेन्यू कम होने पे क्या उस टीचर का कोई हाथ था, नहीं था। मतलब क्या उस टीचर ने कोई गलती की, उसने कोई गलती कोई रॉन्ग फुल एक्ट किया, उसने सिर्फ अपने राइट्स को यूज़ किया है, सामने वाले के किसी भी राइट को नहीं छीना। यानी कि जब आप अपने लीगल राइट यूज़ करते हो और सामने वाले के किसी लीगल राइट को हार्म नहीं करते, और फिर भी सामने वाले को डैमेज हो जाए, तो वो हमारी गलती नहीं है। ठीक है जी।
ऐसे तो क्या बोलेगा, ऐसे तो मार्केट में कंपटीशन होना ही नहीं चाहिए, आपकी शॉप के सामने कोई दूसरी शॉप खुलनी ही नहीं चाहिए अगर इसको टोर्ट माना जाता तो मैम ठीक है। लीगल डैमेज में क्या आएगा फिर? लीगल डैमेजेस में आएगा कि आपकी इंजरी होना ज़रूरी है, जैसे कि अपना सेकंड मैगजीम है हाँ। इंजूरिया सिने डैमनम। इंजूरिया का मतलब क्या है, इंजरी Injury हुई without है damage. सिने डैमनम। चाहे डैमेजेस हो या ना हो, कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन आपकी इंजरी होनी चाहिए, यानी कि आपका लीगल डैमेज होना चाहिए। लीगल डैमेज क्या है, आपके लीगल राइट्स का हनन होना चाहिए। किसी ने आपसे आपके लीगल राइट छीन लिए तो आपको इंजरी हुई है, आपके डैमेजेस हुए हैं। So it means injury without damage, whereas there is no damage resulted yet, it is an injury or wrong in the tort, where there is an infringement of legal right not resulting in harm, but plaintiff can still sue in the court. अब इसके अंदर केस क्या हो सकता है आपका, एक केस मैं आपको बताती हूँ। इसमें एक केस हुआ था एशले वर्सेस वाइट, ठीक है। इसके अंदर क्या था, एशले जो हैं आपके एक इलेक्टोरल कमिश्नर थे, वो नहीं होते जब आप वोट देने जाते हो तो आपके कागज पत्री चेक उसने करते वोट हैं कि नहीं सामने दिया, मना कर दिया, तेरी शक्ल अच्छी नहीं है। कहते तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मना कर दिया। तो आपका वोट, उसने डॉक्यूमेंट्स देखे मिस्टर वाइट के, कहते हैं हाँ डॉक्यूमेंट तो सही है बट फिर भी आप वोट नहीं दे सकते। मिस्टर वाइट ने रीज़न पूछा बड़े पोलाइटली कि मैं क्यों वोट नहीं दे सकता, कहते बस नहीं दे सकते आप वोट, मैंने कह दिया तो आप नहीं दे सकते। ठीक है जी, मिस्टर वाइट ने वोट नहीं दिया। मान लीजिए मिस्टर वाइट ने मिस्टर एक्स को वोट करना था और एक्चुअल में विनर कौन था उस केस में, एक्स ही विनर था। तो यहाँ पर लेकिन मिस्टर वाइट बोलता तूने मुझे वोट नहीं देने दिया, मैं कोर्ट में केस तो करूँगा। कोर्ट में केस कर दिया इन्होंने। अब जब इन्होंने केस किया तो क्या लगता है, कोर्ट ने किसके फेवर में फ़ायदा सुनाया होगा, केस सुनाया होगा वाइट की वजह से। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला कि एशले को ये पावर किसने दी कि तो उसको वोट ना देने दे, भले ही डिसीजन कुछ भी हो, उसको डैमेज हुआ या नहीं हुआ, तूने गलत काम किया है, तुझे कोई राइट नहीं बनता तो मिस्टर वाइट को वोट देने से रोक के, तूने उसके लीगल राइट्स को छीना है उससे। और अगर आपसे किसी ने आपसे लीगल राइट छीन लिए गए हैं तो उसको सज़ा सुनाई जाएगी, फांसी हो या ना हो पता नहीं, लेकिन सज़ा जरूर सुनाई जाएगी। तो क्या बोलते हैं, सम राइट्स और इंटरेस्ट आर इम्पोर्टेंट दैट देयर वायलेशन इज एन एक्शनेबल टोर्ट। कहता है कि अगर आपसे आपके राइट भी छीने गए हैं ना तो वो एक्शन भी क्या है, टोर्ट है, विदाउट प्रूफ ऑफ डैमेज, चाहे कोई डैमेज हुआ हो या नहीं हुआ हो। सो दस व्हेन देयर इज एन एब्सोल्यूट प्रिविलेज ऑफ राइट ऑफ एन इंडिविजुअल, देयर इज एन इंजरी and the plaintiff action will succeed even if there is no damnum or the damages। तो बस आपको ये प्रूफ करना है कि मेरे साथ इंजरी हुई है, ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे साथ डैमेज भी हुआ है। डैमेज हुआ है तो उसका आप भुगतान करवा सकते हो सामने वाले से, और अगर नहीं हुआ तो भी आप सामने वाले के ऊपर पेनल्टी तो लगवा ही सकते हो। मैम ये फिर प्रूफ कैसे करेगा कि मेरे को वोट देने नहीं दिया, उसके पास प्रूफ क्या है? उसके पास प्रूफ होगा ना, निशान तो तब बनेगा ना जब हो जाएगा, वो वहाँ पर गया मतलब होगा, नहीं है। कैमरेज में रिकॉर्ड हुआ होगा, या उसने कहीं ना कहीं साइन किया होगा एंट्री का, उसके बाद भी वो वोट देने नहीं जा पाया, कुछ ना कुछ तो लीगल प्रूफ होंगे। देखो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो तो आप पे ही रहेगा, प्रूफ तो आपको ही करना पड़ेगा। हमेशा जो दुखी आत्मा होते हैं वो किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो इल्ज़ाम के लिए कुछ सबूत उसको देना पड़ेगा। ऐसे तो मैं भी बोल दूँ कि महक ने मेरे पैसे चुरा लिए, प्रूफ तो मुझे ही करना पड़ेगा ना कि इसने चुराए हैं। नहीं, आशा के लिए बोल सकती हूँ, आशा ने मेरा पेन चुरा लिया, हाँ प्रूफ ही तो नहीं है ना वो। अगर प्रूफ हो, मैं कुछ बता दूँ या फिर मैं कुछ साबित कर दूँ तो फिर तो आशा गिल्टी है, अदरवाइज नहीं है गिल्टी। ठीक है, तो ये तो अपने मुँह से गए। चलो छोड़ो उस चीज़ को। आगे क्या है हमारे पास, अगर आपने झूठा केस लगाया तो उल्टा आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। सामने वाला आपके ऊपर डिफेमेशन का केस कर देगा कि इसने मेरा नाम खराब किया, इसने मेरी मल्टीपल हित की है, डबल केस हो जाएगा आपके पास। टाइम वेस्ट किया है उसका तो आपको लगेगा ही लगेगा फाइन, प्लस उल्टा केस आपके ऊपर हो सकता है डिफेमेशन का, पेनल्टी तो आपको देनी ही पड़ेगी, कोर्ट का क्या है? डबल केस हो सकता है, कोर्ट भी फाइन लेगा, वो अलग बात। चलो नेक्स्ट क्या बोलता है, अब गलती हो गई, अब उस गलती के बदले आपको कुछ ना कुछ रेमेडी मिलनी चाहिए, चाहे टर्म्स ऑफ मनी, चाहे आपको सामने वाले को इंजेक्शन लगानी हो, इंजेक्शन मतलब रोक लगानी हो उसको। मान लीजिए क्या होता है, एग्जाम्पल के अंदर निकिता है, निकिता को ना महक अच्छी लगती है, ठीक है। अब निकिता हर रोज़ चली जाती है महक के घर, लेकिन महक को ये पसंद नहीं है। निकिता को तो महक पसंद है, पर महक को निकिता का रोज़ रोज़ उसके घर आना पसंद नहीं है। ये महक पार्टी कर रही होती है, खेल रही होती है, कूद रही होती है, कुछ भी कर रही होती है, निकिता घुस जाती है उसके घर में, ठीक है। अब महक इस चीज़ से परेशान हो चुकी है, कहती है ट्रेस पासिंग करती है मेरे घर, घुसपैठ करती है, जब देखो मेरे घर उठ के आ जाती है। तो इसने कोर्ट में केस कर दिया, कहता रुकवाओ भाई इसका घर आना, कौन है मेरे घर रोज रोज आ जाती है। ठीक है जी, कोर्ट ने निकिता को बोल दिया, निकिता
कल से महक के नहीं, आज से महक के घर जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो निकिता के ऊपर क्या लगाया गया? इंजेक्शन लगाई गई, स्टे लगा दिया गया या फिर इसके ऊपर रोक लगा दिया गया। ठीक है जी। तो जब इस तरह के एक्शन लिए जाते हैं, इस तरह की रेमेडी ली जाती है, तो उसको बोला जाएगा आपका इंजेक्शन। ठीक है जी। तो कई बार ना ऐसा होता है कि कोई तो हम डिसीजन ले लेते हैं कोर्ट के थ्रू। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोर्ट जाने तक की नौबत ही नहीं आती। मान लो आपके घर में कोई बेवड़ा घुस गया, क्या करोगे आप उसको? बिठाओगे, आइए बेवड़ी जी बैठिए, चाय पानी क्या लेंगे आप, ऐसा करोगे या उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दोगे? जब आपने उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाला तो क्या आपने खुद की हेल्प की? बिल्कुल। जैसे हम बोलते हैं ना सेल्फ डिफेंस, वैसे ही यहाँ पर बोला जाता है उस टर्म को सेल्फ रेमेडी। तो यहाँ पर अगर आप सेल्फ हेल्प रेमेडी लेते हो तो वो आपका राइट है और वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो यानी कि आप लीगल रेमेडी भी ले सकते हो कोर्ट के थ्रू जाकर, आप खुद की हेल्प खुद भी कर सकते हो। ऐसे बंदे को अगर आप घर से बाहर निकालते हो तो आपके ऊपर कोई केस नहीं बनता, आपने सामने वाले के किसी भी लीगल राइट को। अच्छा, आपको उसको प्यार से निकालना चाहिए धक्के मार के? पहले प्यार से, धक्के मार के। नहीं माना तो धक्के मार के। तो क्या धक्के मारना अलाउड है? यस मैम। बिल्कुल। अगर धक्के मारते मारते सामने वाले की जान चली गई तो केस हो सकता है। मैं सोच समझ के धक्के मारना, ऐसे जो होता है ना फ्रेंडली नेचर के धक्के, बस निकल यहाँ से। चलो जी, ये तो हुआ हमारे साथ गलतियाँ हो रही थी, केस हो रहा था हमारे पास, हमारी लीगल इंजरी हो रही थी। ठीक है। कई बार क्या होता है आपसे गलती से गलती हो गई, मान लो आप यहाँ बैठे थे या फिर आप डांस कर रहे थे, डांस करते करते आपने ऐसे हाथ घुमाए और सामने से आशा आ गई बीच में, चाटा लग गया इसमें। डांस कर रहे थे, गलती से चाटा लग गया, इंटेंशन नहीं था, तो क्या आपके ऊपर टोर्ट का केस फाइल होना नहीं चाहिए? होना चाहिए। अगर सामने वाला समझ जाए इंटेंशन ही तो चीज है मैम। अगर सामने वाला समझे या ना समझे, मान लो ये तो नहीं समझी, ये केस फाइल कर चुकी है, ठीक है, क्या कोर्ट को इस केस को लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। इंटेंशन भी ले भी सकता है मैम, पता नहीं। नहीं लेगी मैम। नहीं लेना चाहिए। नहीं लेगी। नहीं लेना चाहिए। क्या लगता है आपको, अगर कोई गलती आपसे हुई नहीं, बस करते करते गलती से अपने हो आप से ही होगी, गलती से गलती होगी, लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए। क्योंकि चाहे अनजाने में पर गलती तो हुई है। कल को आप किसी का मर्डर कर दिया है, अनजाने में, अच्छा करो तो मर गया। नहीं, फिर इंटेंशन ही चलो मर्डर नहीं हुआ, गलती से आपकी चाय में चीनी तेज हो गई, जिन्नी क्या गलती से मान लो नाचते नाचते धक्का लग गया और वो नीचे गिर के मर गया गलती से, फिर भी आदमी को तो डैमेज हुआ है, चाहे गलती से हुआ हो। ठीक है। और कोई एग्जांपल? अच्छा, थप्पड़ वाली बात तो बताओ। नहीं मैम, पढ़ते वाली बनी। मर्डर तो छोड़ो, मर्डर तो बड़े लेवल का केस हो गया, थप्पड़ वाली बात बताओ अभी तो। नहीं मैम, गलती से थप्पड़ लग वाला गया बंदा। या फिर आप जैसे चल रहे थे, गलती से सामने वाले को धक्का लग गया, पीछे से किसी से धक्का आया और आपका सामने वाले को धक्का लग गया, क्या उस केस में टोर्ट फाइल होगा? कह दो इस केस में टोर्ट फाइल होने लग गया ना, हमारी आधी जनता जेल में मिलेगी, हाँ। आधी जनता जेल में मिलेगी। तो यहाँ पर बोलता है कि आपके खिलाफ केस फाइल होगा या नहीं होगा, इन 3 फैक्ट्स के अलावा एक फैक्ट और है, उसको हम बोलते हैं मेंस रिया। मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड, गंदा दिमाग। जिसका दिमाग गंदा होता है ना, सिर्फ उसी के ऊपर केस होता है। पढ़ लेते हैं मैम। नहीं, आपको शो करना पड़ता है। अगेन बर्डन ऑफ प्रूफ तो प्लेंटिफ पे ही आएगा, उसको प्रूफ करना पड़ेगा इसने जानबूझ के किया है। और जैसे अगर मान लो आशा को थप्पड़ लगा था, आशा को केस फाइल करना है, आशा को प्रूफ करना पड़ेगा कि जानबूझ के आई थी थप्पड़ मारने, गलती से नहीं लगा। ये तो बना कहानी बना रही है, गढ़ी जा रही है ये कहानी, तो ऐसा आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक हमारे पास है एक्टस नॉन फेसिट्रियमम निसी मेंस सिट्रिया। कहता है कि कोई भी एक्ट तब तक क्राइम नहीं है जब तक उसके अंदर गिल्टी शामिल नहीं है। गिल्टी मतलब जब तक उसके अंदर गिल्टी माइंड नहीं है। द एक्ट इटसेल्फ क्रिएट नो गिल्ट, यानी कि कोई भी एक्ट अपने आप से कोई गिल्टी नहीं होता जब तक कि हमारा माइंड गिल्टी ना हो। गंदे दिमाग से काम किया है तो गंदा काम है, अच्छे दिमाग से काम किया है, अच्छी भावना के साथ काम किया था तो आपको गिल्टी माइंड नहीं माना जाएगा। तो किसी भी क्रिमिनल को देखते हुए सबसे पहले उसको एज एन पर्सन देखते हैं कि क्या इसका सच में माइंड गंदा था क्राइम करते हुए। अगर नहीं था, गलती से हो गया, बिना सोचे समझे हो गया, तब उसको छोड़ भी दिया जा सकता है। मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि छोड़ दिया जा सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि छोड़ेंगे, इसका मतलब यहाँ पर और भी कुछ है अभी। ठीक है, अभी तक इतना याद रखो कि जब तक आपका माइंड गिल्टी ना हो तब तक आपके द्वारा किया गया काम क्राइम नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ एक गलती है और गलती के लिए कोई भी आपको सज़ा नहीं देगा। इट डजंट मीन दैट द लॉ ऑफ टोर्ट must be done with an evil motive, but simply means that mind must concur in the act. The act must be done either through wrongful intention or the negligence. क्या बोलता है कि हमारा दिमाग उसमें शामिल होना चाहिए, या तो हमने गलत
धारणा के साथ, गलत इंटेंशन के साथ काम किया, या फिर हमने जो काम किया ना हमें पता था सामने गलती हो सकती है, फिर भी हम नेग्लिजेंस के साथ काम कर रहे हैं। अब इसमें एग्जांपल मैं क्या लेती हूँ, मान लीजिए मनीषा नई गाड़ी लेकर आई है, ठीक है। अब ये ना बड़ी हार्श ड्राइविंग कर रही है, इसे पता है कि अगर मैं तेज़ गाड़ी चलाऊंगी तो किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, खतरनाक चीज़ है, लेकिन फिर भी करे जा रही है। गाड़ी चल रही है इसकी 120 की स्पीड में, 120 से भी कभी थोड़ा बहुत ऊपर चले जाते हैं, नीचे तो आते नहीं 120 से, जहाँ पर स्पीड लिमिट 80 होते हैं वहाँ पर भी 120 चला रही है। तो क्या इसके खिलाफ केस फाइल होना चाहिए? होना चाहिए। ये ऐसे बोले मुझे पता ही नहीं चला कब मैं 120 पे चली रही, पता चलता है? चलो ना भी पता चला, ये नेग्लिजेंस है, ये आपकी गलती नहीं है, ये आप बस अपने मजे के लिए दूसरों को सजा दे रहे थे, तो उस केस में आपके खिलाफ केस फाइल हो सकता है। यानी कि गलती अगर हुई आपकी लापरवाही से, जिस गलती को आप रोक सकते थे, तो वो भी जैसे कि मान लीजिए आप घर में किचन में काम कर रहे हैं, ठीक है, और गैस ऑन छोड़ गए, गैस ऑन छोड़ गए, थोड़ी देर बाद कोई आया, वहाँ पर पूरा गैस फिल हुआ था, शायद ब्लास्ट भी हो सकता है, और या फिर कई बार होता है कई लोगों को गैस भी चढ़ जाती है, उस वजह से भी उनकी हालत ख़राब हो जाती है। तो क्या वो आपकी नेग्लिजेंस से काम हुआ है? आप क्या वहाँ पर सावधानी बरत सकते थे? है तो गलती, लेकिन गलती किस वजह से है? नेग्लिजेंस की वजह से। जब आप कोई हैजार्डियस नेचर का काम करते हो, यानी कि ऐसा काम करते हो जिससे सामने वाले को कोई नुकसान हो सकता है, वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कॉशियस होना चाहिए। अब गाड़ी चलाते चलाते ब्रेक मारना भूल जाओ, है तो गलती। अब जानबूझ के आपने गलती नहीं की, आपसे गलती हुई है। नेग्लिजेंस में चलो मेंसरिया में यहाँ पर ये शामिल हो जाता है, आपको पता ही नहीं था कि आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल है, वहाँ पर तो शायद आपको एक्सक्यूज दे दिया जाए, लेकिन आपने जानबूझ के ब्रेक नहीं मारे, या फिर आप ब्रेक मारना ही भूल गए, आपको पता ही नहीं चला सामने कोई आ गया, उस समय तो आपकी ड्राइविंग हार्श है ना, तो आपके ऊपर केस फाइल होगा ही होगा। यानी कि ये बोलते हैं गिल्टी माइंड देखता है, गिल्टी माइंड से क्या डिसाइड होगी आपकी लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी 3 तरह की होती है, लिख लेना लाइबिलिटी क्या थी। 3 तरह की लाइबिलिटी होती है। पहली होती है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, ठीक है जी। दूसरी होती है आपकी विकारियस लाइबिलिटी, और तीसरी होती है आपकी स्टेट लाइबिलिटी। स्टेट वैसे विकारियस में आता है, नॉर्मल लाइबिलिटी लगा लो आप यहाँ पर, ठीक है, नॉर्मल लाइबिलिटी कर लो। अब यहाँ पर एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट का मतलब है लाइबिलिटी तो लगेगी, 100% लगेगी, चाहे तुमने जानबूझ की गलती की हो, चाहे तुमने अनजाने में गलती की हो। नॉर्मल लाइबिलिटी में चेक किया जाएगा कि आपका माइंड गिल्टी था या नहीं था। और एक है विकारियस लाइबिलिटी। विकारियस लाइबिलिटी बोलता है काम किसी और का और नाम तेरा, यानी कि किसी दूसरे ने काम किया है फिर भी तो पनिशेबल है। वो किस किस केसेस में हो सकता है, वो केसेस हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है जी। आगे लिखा हुआ है नीचे डिफरेंस बिटवीन द टोर्ट एंड द क्राइम। ये बोलता है टोर्ट और क्राइम के अंदर क्या डिफरेंस है। सो टोर्ट क्या है और क्राइम क्या है? टोर्ट इज द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेट और द सिविल राइट ऑफ द इन्फ्रिंजमेंट। टोर्ट में हमने क्या किया? सामने वाले के सिविल राइट का हरण कर लिया। और ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिकम्पेंसेट द प्लेंटिफ फ्रॉम द लॉस सफर्ड बाय हिम। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम उसने जो लॉस सफर किया है उसके बदले उसको कंपेंसेट कर देते हैं। लीगल रेमेडी पॉइंट आया था ना, आया था कि नहीं आया था? चलो उसके बाद नेक्स्ट है क्राइम। क्राइम में क्या होता है? ब्रीच ऑफ द पब्लिक राइट विच अफेक्ट द होल कम्युनिटी। मतलब हम ऐसा काम करते हैं जो पूरी की पूरी कम्युनिटी को अफेक्ट करता है। एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसके अंदर? इसमें हम गलती करने वाले को पनिश करते हैं ताकि इसके अलावा कोई और गलती ना करे। क्रिमिनल केसेस के अंदर पेनल्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी दूसरे को गलती करने की सजा मिले। मतलब कोई दूसरा सोच रहा ना मैं भी कर लेता है, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, सामने वाले की पनिशमेंट देख के तुम्हारे मन में डर पैदा होना चाहिए कि मैं भी करूँगा यार, मुझे भी फांसी हो जाएगी, मुझे भी आजीवन कारावास हो जाएगा। अगर बहुत ही कम सज़ा दे दी जाए क्रिमिनल केसेस में, एक दिन सारे के सारे लोग क्रिमिनल हो जाएंगे। क्योंकि क्रिमिनल ऐसा कोई एक्ट नहीं है, वो हमारा सिर्फ माइंड का इवोल्यूशन है। हमें लगता है कि कोई काम करते करते मज़ा आता है, वो हमारी हैबिट बन जाती है और वही हैबिट धीरे धीरे हमारे क्राइम में चल जाती है। अब तुम यहाँ पे एक दिन पढ़ के ना हो, तुम्हें कुछ ना कहा जाए, अगले दिन तुम फिर नहीं पढ़ के आओगे, नहीं कहा जा रहा कुछ भी, अगले दिन फिर नहीं पढ़ के आओगे। ऐसे ऐसे धीरे धीरे सबके मन में यही हो जाएगा कि ना भी पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा हमारा। तो क्या एक दिन ऐसा हो जाएगा सारे लोग बिना पढ़े आएंगे? ऑलमोस्ट 90% लोग, 10% बच्चे होते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, 90% को तो मार पीट के करवाना पड़ता है या फिर सुना सुना के करवाना पड़ता है, ऐसा ही होता है। तो उसी तरह से क्रिमिनल एक्टिविटी में क्या होता है? अगर सभी इंसानों के मन में डर ना हो कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी, तो फिर तो सारे ही इंसान गलत करने लगेंगे।
आप कोई भी युग उठाकर देख लो, सतयुग, द्वापर युग या कोई भी युग, वहाँ पर हमेशा गलत काम करने वालों को पनिशमेंट मिली ही मिली है। ठीक है, चलो जी, ये तो हुआ ऊपर क्रिमिनल के अंदर। अब नीचे क्या है, डिफरेंस बिटवीन द टोर्ट एंड द कॉन्ट्रैक्ट। टोर्ट के अंदर क्या हुआ है, वही हम ऐसी ड्यूटी ब्रीच करते हैं जो कि किसने की है, लॉ ने फिक्स की थी, यानी कि लॉ ने हमें बोला है कि सावधानी से काम करना है और फिर भी हम नहीं कर रहे, तो वो हमने क्या किया है, अपनी ड्यूटी को ब्रीच किया है। यहाँ पर डैमेजेस कैसे होते हैं, अनलिक्विडेटेड। लेकिन अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वहाँ पर कौन सी ड्यूटी होती है, जो पार्टीज ने फिक्स की है एक दूसरे के लिए। कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ए पार्टी दूसरी पार्टी को बताती है ना कि कैसे कैसे काम करना है, तो हम कौन सी ड्यूटीज ब्रीच करते हैं वहाँ पर, जो कि पार्टीज ने डिसाइड की है। और वहाँ के जो डैमेजेस होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट में पहले लिखा जाएगा ना कौन कौन से हैं। आ जाइए, नीचे है हमारे पास काइंड्स ऑफ लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी, विकारियस लायबिलिटी और विकारियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट। स्टेट की लायबिलिटी विकारियस में ही कवर हो गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें वहाँ पे अलग से नहीं लिखवाई। नॉर्मल लायबिलिटी लिखवाई थी मैंने तुम्हें। नॉर्मल लायबिलिटी का मतलब क्या है, इसमें मेंसरिया चेक होगा, बिल्कुल। सो एब्सोल्यूट लायबिलिटी कौन सी है, जहाँ पर आपका मेंसरिया चेक नहीं होगा, यानी कि 100% गिल्टी हो आप, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने जानबूझ के किया या आपने गलती से किया। ठीक है, अब जानबूझ के करे हुए एक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, ऐसी गलती जो आपने मान लीजिए आप अपने घर के आंगन में शेर लेकर आ गए, आपको पसंद है शेर पालना, एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर आप शेर लेकर आ गए और आप कहते हो कि ये तो खुला ही घूमेगा, और वो किसी बच्चे को खा गया शेर, तो उसमें पनिशमेंट किसको मिलेगी, आपको मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए, आप बोलो कि मेरी गलती थोड़ी है, वो तो खा गया गलती से हो गया, मेंसरिया थोड़ी है, शेर से पूछ लो मेंसरिया नहीं था। तो यहाँ क्या बोलेंगे, कहते हैं कि आप एक रेजिडेंशियल एरिया में शेर लेकर आए हो, क्या वहाँ पर शेर का कोई काम था, नहीं। आपने अपने घर को इननेचुरल यूज़ के लिए यूज़ किया है, यानी कि शेर घर में नहीं रखे जाते, या तो वो जू में रखे जाएंगे या वो जंगलों में रखे जाएंगे। आपने ऐसा काम किया है जो कि आपको नहीं करना चाहिए, यानी कि आपने एक ऐसा एक्सीडेंट किया है जो इनएविटेबल है, यानी कि अगर आप चाहते तो वो नहीं होता। करके लोग तो रखते हैं ना शेर, अगर उससे कोई गलती हो जाएगी तो उसके लिए 100% लायबल आपका होना है। आपको कोई भी उसके अंदर छूट नहीं मिलेगी, छूट नहीं मिलेगी उस चीज़ के अंदर आपको। एक तो है जो मतलब रखते हैं। न्यूज़ में ही आता है कोई, वो सऊदी अरब वगैरह में रखते हैं, न्यूज़ में ही आता है कोई एक आदमी, दुबई वगैरह में रखते हैं, सऊदी अरब वगैरह में। यहाँ कोई नहीं यहाँ नहीं रखता, रखते। वैसे ही नहीं मिलते यार, हाँ जू पे तो मिलते नहीं है। अफ्रीकन चीता पढ़ा ही तो तुमने? चलो, कुनो नेशनल पार्क, क्यों नहीं पढ़ा, अभी तो आया था अपने पेपर में, करंट अफेयर्स वाले में। वही बता रही हूँ। अच्छा, ठीक है ठीक है। सो कैसे लायबिलिटीज, ऐसे जो इनएविटेबल एक्सीडेंट है अगर वो आपने किया है, वो कैसे होगा, आप अपनी लैंड पर कोई ऐसा काम कर रहे हो जो इननेचुरल है, और इननेचुरल काम करने की वजह से किसी को नुकसान हो गया तो आपको उसकी भरपाई करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा जो आगे वाले पॉइंट है ये हम अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है जी। और इसको आप यहाँ तक लाइन टू लाइन पढ़ना, मज़ा वाला केसेस हैं आगे जितने भी हैं, और जो इसमें नहीं समझ में आएगा वो आप मुझसे कल पूछ लेना, ठीक है जी।